नमस्कार। इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में सीधा उस दौर की बात करते हैं जो अक्सर मुख्यधारा की मोटी-मोटी किताबों में कहीं पीछे छूट जाता है। आज हम चलेंगे छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में, जहां असली रक्षकों की यादें और उनके बलिदान किसी ब्रिटिश रिकॉर्ड रूम में नहीं, बल्कि वहां के स्थानीय लोकगीतों और लोक गाथाओं में आज भी पूरी शिद्दत से गूंजते हैं। अब देखिए होता क्या है ना, जब भी इतिहास लिखा जाता है तो अक्सर जीतने वाले अपनी कहानियों को खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। आजादी के बाद जब इन दस्तावेजों को खंगाला गया तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारियों ने तो अपने शौर्य के ही कसीदे पढ़े थे और इन आदिवासी जननायकों के संघर्ष को पूरी तरह दबा दिया था। लेकिन असली कहानियां तो उन कलेक्टरेट के धूल भरे रिकॉर्ड्स और स्थानीय लोकगीतों में छिपी थीं, जो आज भी इन अनसुने नायकों की गवाही देते हैं। तो आज के इस सफर के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहले हम ब्रिटिश और मराठा शोषण को समझेंगे, फिर आदिवासी चेतना और उनकी शुरुआती विद्रोह पर बात करेंगे। इसके बाद परलकोट के वीर गेंद सिंह की कहानी, उनकी विद्रोह की योजना और शहादत को जानेंगे। फिर सीधे चलेंगे 1876 के बस्तर मुरिया विद्रोह की तरफ और अंत में देखेंगे कि कैसे ये सब एकता और सफलता का एक बड़ा प्रतीक बना। चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, ब्रिटिश और मराठा शोषण। जरा कल्पना कीजिए, जो समुदाय सदियों से प्रकृति के बीच शांति से रह रहे थे, उनकी जिंदगी में अचानक से कितनी भयानक उथल-पुथल मची होगी। भोंसला राजाओं के साथ एक संधि हुई और 1818 से लेकर 1830 तक, यानी पूरे 12 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। ये समय भारी तबाही का था। एक तरफ मराठा अधिकारियों की लूट खसोट और ऊपर से अब अंग्रेज भी अपना हिस्सा मांगने आ धमके थे। इसी दोहरी मार के खिलाफ 1819 में सोना खान के जमींदार राम राय ने पहली बार हथियार उठाए, जिसे आज हम छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी विद्रोह मानते हैं। दूसरा भाग, आदिवासी चेतना और प्रारंभिक विद्रोह। अब यहाँ एक सवाल लाजमी है, आखिर इन्होंने हथियार उठाए क्यों? इसका वैचारिक आधार समझना बहुत जरूरी है। आदिवासी चिंतन एक ऐसे समाज की सोच थी जो खुद को प्रकृति पुत्र मानते थे। वे प्रकृति के बेहद करीब थे और उसी के लिए समर्पित थे। जन्म से और परंपरा से आज़ाद रहना उनकी फितरत थी। मतलब ये लड़ाई किसी सिंहासन या राजनीतिक सत्ता के लिए बिल्कुल नहीं थी। वे तो बस अपनी जन्मजात आज़ादी और अपने जंगलों को बाहरी बंधनों से बचाना चाहते थे। और जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो उन्होंने अपने परंपरागत अस्त्र शस्त्र उठाकर ही इसका करारा जवाब दिया। तीसरा भाग, परलकोट के वीर गेंद सिंह। अब बात करते हैं 19वीं सदी की शुरुआत के एक बहुत ही अहम चेहरे की। कोतरी नदी के किनारे बसा था परलकोट, जो उस क्षेत्र के सबसे पुराने राज्यों में गिना जाता था। और वहां के शासक थे गेंद सिंह, जिन्हें लोग बड़े सम्मान से भूमिया राजा कहते थे। स्थानीय मान्यताओं की माने तो उनके पूर्वज एक चट्टान से निकले थे और उनका पुराना नारायण पाटना का किला आज भी उसी इलाके में खड़ा है। गेंद सिंह की सोच बहुत साफ थी। वे मांझियों की पंचायत के जरिए सत्ता का विकेंद्रीकरण चाहते थे। वे अपने लोगों के लिए एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो अंग्रेजों और मराठों की इस दोहरी लूट से पूरी तरह आजाद हो। चौथा भाग, विद्रोह की योजना और शहादत। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। गेंद सिंह के पास संगठन बनाने की गजब की क्षमता थी। उन्होंने एक बेहद अनोखी और विकेंद्रीकृत रणनीति बनाई। संदेश भेजने के लिए उन्होंने क्या चुना पता है? धवरा वृक्ष की शाखा। इस टहनी को पूरी जमींदारी में एक गांव से दूसरे गांव घुमाया जाता था। ये कोई आम टहनी नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक टिक टिक करती घड़ी थी। संदेश बिल्कुल साफ था। उन पत्तों के सूखने से पहले ही हर विद्रोही को केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच जाना है ना कमाल का तरीका। इसी शानदार योजना के तहत 24 दिसंबर 1824 को परलकोट में आदिवासियों का एक बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा। उनकी पहली चोट सीधे दुश्मन की कमजोरी पर थी, अंग्रेजी फौज की रसद काटना। इसके लिए उन्होंने राशन सप्लाई करने वाले बंजारों को निशाना बनाया। लेकिन दुर्भाग्य से चांदा के कैप्टन पीव और बस्तर की पुलिस ने भारी पुलिस बल के साथ इस विद्रोह को कुचल दिया। 10 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर वो दुखद दिन आया। 20 जनवरी 1825 को ठीक दोपहर 12:30 बजे राजा गेंद सिंह को परलकोट में उन्हीं के महल के सामने फांसी दे दी गई और इसी के साथ वे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ में आहुति देने वाले प्रथम वीर शहीद बन गए।
पांचवा भाग 1876 का बस्तर मुरिया विद्रोह। उस महान शहादत के बाद इतिहास थोड़ा आगे बढ़ता है और 1876 आते आते हमें आदिवासियों की रणनीति में एक बहुत ही जबरदस्त बदलाव देखने को मिलता है। इस नए विद्रोह यानी मुरिया विद्रोह की चिंगारी भड़कने के मुख्य तौर पर 4 कारण थे। पहला, बस्तर के राजा भैरमदेव को अपने ही एक रिश्तेदार से राजनीतिक खतरा महसूस हो रहा था। दूसरा, दीवान गोपीनाथ इतना भ्रष्ट था कि आम जनता उससे नफरत करने लगी थी। तीसरा, मुंशी अदित प्रसाद की नीतियां बेहद दमनकारी थीं। और चौथा, जो सबसे बड़ा कारण था, वो था आदिवासियों का गुस्सा। उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दे डाली थी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे अपना घर-बार छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और पलायन कर जाएंगे। 1500, जी हाँ, 1 मार्च 1876 को ये गुस्सा आखिरकार फूट ही पड़ा। जब राजा जगदलपुर से निकले तो बूमपाल के पास 1500 आदिवासियों की एक विशाल भीड़ ने सीधे उनका रास्ता रोक लिया। जरा उस मंजर के बारे में सोचिए। उन्होंने राजा का सामान फेंक दिया, अपने गिरफ्तार साथियों को छुड़ा लिया और एक सुर में मांग रखी कि उन भ्रष्ट दीवान और मुंशी को तुरंत बाहर निकाला जाए। छठा और अंतिम भाग, एकता और सफलता का प्रतीक। तो इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखकर देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ 1825 का परलकोट विद्रोह है, वहां सीधे हथियारों से लड़ाई लड़ी गई, जिसका अंजाम नेता गेंद सिंह की दुखद शहादत के रूप में हुआ। वहीं दूसरी तरफ 1876 का मुरिया विद्रोह है, जहां आदिवासियों ने पिछली गलतियों से सीखा। उन्होंने हथियारों का सिर्फ प्रदर्शन किया और सामूहिक पलायन की बड़ी चेतावनी दी। इसका नतीजा क्या हुआ? अंग्रेज अधिकारी मैकजॉर्ज को घुटने टेकर वार्ता करनी पड़ी और उन भ्रष्ट अधिकारियों को रियासत से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जनशक्ति के दम पर बिना खून की एक बूंद बहाए ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। ये पूरा ऐतिहासिक सफर अंत में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, हमारे इन्हीं जंगलों के ऐसे कितने और महानायक होंगे जिनकी कहानियों को मुख्यधारा के इतिहास की किताबों ने कभी जगह ही नहीं दी, और जो आज भी शायद किसी स्थानीय लोकगीत की पंक्तियों में खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अनसुने इतिहास के पन्नों को पलटते रहिए और सीखते रहिए।